स्वागत है आपका अकोला 24 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ असगर खान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम में ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात में आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपने नाम को अपने काम के ज़रिए बनाया है, जिनकी चर्चा पॉलिटिकल हो या सरकारी अधिकारी हो, हर कोई करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग कलर्स के संस्थापक जनाब ज़ुबैर नदीम की। तो आइए इनसे करते हैं ख़ास मुलाकात। अकोला 24 न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने देखा है कि फ्लाइंग कलर्स के साथ साथ रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, मेडिकल रिलीफ सेंटर जो है आप चलाते हैं, तो सर इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब जो है हम लोगों को सिर्फ अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया है। असल जो है ये तमाम काम अल्लाह ही की तरफ से चल रहे हैं और अल्लाह ताला जिससे कुछ काम लेना चाहता है उसको जो है तो एक ज़रिया बनाता है कि वो लोगों के दरमियान में जाए और काम करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरहमू फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वालों तुम पर रहम करेगा। तो इसको हम एक हमारी जो नीयत है सिर्फ जो है तो इंसानियत की खिदमत है। इसके अलावा हमारी जो है तो ना कोई नीयत पहले से रही है, ना अभी है और ना इंशाल्लाह आगे भी ऐसी हमारी दूसरी कोई नीयत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंसानियत की खिदमत ही इसके पीछे हमारा मकसद है। सर, ये जो आप फाउंडेशन चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, जिसमें रोटी बैंक है, कपड़ा बैंक है, मेडिकल रिलीफ सेंटर है, सर इसके लिए काफ़ी फ़ंड लगता है सर, तो फ़ंड का इंतज़ाम कहाँ से होता है सर इसका? देखिए, इसके अंदर जो फ़ंड का इंतज़ाम है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जो ये काम शुरू किया था, हमारी वैसे तो संस्था को आज तकरीबन 6 साल हो गए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जो ख़ास तौर से रोटी बैंक का जो काम शुरू किया, तो रोटी बैंक हम लोगों ने औरंगाबाद के अंदर रोटी बैंक चलता है, यूसुफ मुकाती साहब उसको चलाते हैं। हम लोगों ने इसको समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये बात पता थी कि जो है तो गुरबा और मसाकिन को खाना पहुंचाने का कैसा सवाब है, कैसा अजर है, तो हम लोगों ने चाहा कि हम यहाँ पर भी जो है तो रोटी बैंक शुरू करें। तो जब हम वहाँ पर गए तो वो इतने इंस्पायर हुए कि भाई आप लोग भी ये काम करना चाहते हैं। तो जो इब्तिदाई ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी वो जो है तो उन्होंने हमको प्रोवाइड की। उसके बाद में हमने जब ये काम को शुरू किया तो हमने आपस में कंट्रीब्यूशन करके, हमारे जितने मेम्बरान थे उन्होंने जो है तो ख़ुद से एक 5 किलो खाना बनाना शुरू किया और 5 किलो खाने से ये काम शुरू हुआ था तकरीबन आज से 2 साल पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले कहा कि काम जो है तो जो लोगों से लेना चाहता है उसके अंदर भी वैसे असबाब भी मुहैया करता है। तो असबाब ऐसे मुहैया हुए कि जब लोगों को पता चला कि भाई ये लोग जो है तो गुरबा मसाकिन में जाकर खाना तकसीम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कुछ बंदे अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया कि कोई ये कहा कि भाई हम आपको चावल दे देते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको जो है तेल दे देते हैं। तो ये जो आम लोग हैं, हमारे अहले खैर हज़रात है, तो उन लोगों के ताउन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अभी तक के चला है और हमको जो है मैं उनका तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। और हम जो काम करते हैं उसको लोगों में जो हम पेश करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि लोगों से जो चैरिटी ली जाती है उसका हिसाब किताब भी जो है तो लोगों को पता चल जाए तो वो तस्वीर ज़रा क्लियर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सालाना रिपोर्ट बनती है, महीने वाली भी हमारी रिपोर्ट बनती है, तमाम अखराजात जो है तो उसके अंदर लिखे भी जाते हैं और हमारे जितने भी डोनर्स हैं अहले खैर हज़रात, उन तमाम लोगों की हम ये सारी चीज़ें बताते भी रहते हैं और वो लोग हमको ताउन करते रहते हैं। जी सर, अभी तक आपने किन किन लोगों की मदद की है? देखिए, वैसे मदद तो ऐसा है क्या, जैसे रोटी बैंक शुरू हुई तो रोटी बैंक शुरू होने के बाद में हम लोगों ने जब हमारा रोटी बैंक सेंटर शुरू किया तो वो तकरीबन 15 मार्च का, जब लॉकडाउन 22 मार्च से लगा था शुरुआत में, आज से तकरीबन 2 साल पहले, तो 15 मार्च को हमने हमारा कोई 3 साल तक की कोई ऑफिस नहीं था। यानी सर 2 साल पहले जब मतलब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले रोटी बैंक का कोई काम नहीं था सर, खाना वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था आपके पास? वो हुस्ने इत्तेफाक ऐसा हो गया कि हमारा प्लानिंग तो शुरू करने का था और हम लोगों ने बस शुरू किया और इत्तेफाक से लॉकडाउन आ गया। तो वो एक काम करने का हमको एक तो मौका मिल गया। नहीं तो हम लोगों ने जब 15 मार्च को रोटी बैंक सेंटर का शुरुआत की थी उस वक्त कोई भी किस्म का ऐसी कोई ये नहीं थे कि जैसे भाई कोई लॉकडाउन लगने वाला है। ये हमारा रोटी बैंक शुरू करना और ये हालात जो है तो अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात आना, दोनों एक ही चीज़ हो गई। तो हम ये समझते हैं कि इसमें भी एक अल्लाह की मसलियत थी कि उसने हमको
हमको उन हालत के अंदर हमारी टीम से जो काम करवाया है, तो उससे जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम को पूरी मकबूलियत मिली। और हम लोग उस वक्त जो है तो दवाखानों के अंदर ख़ास तौर से, क्योंकि कोई पुरसान हाल पूछने वाला नहीं था, तो आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं कि दवाखानों में हमारी टीम जो है तो जाती थी, वहाँ पे कर्फ्यू के हालत के अंदर लोगों को खाना पहुँचाते थे। उसके बाद में जो है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे तो संचारबंदी की हुई थी, लोग जो है तो बाहर ताल्लुके से भी आ नहीं सकते थे। तो ऐसे ऐसे लोग जो खुद एक अच्छे वेल टू डू फैमिली के हैं, ऐसे ऐसे लोगों के हमको लॉकडाउन के अंदर फ़ोन आए हैं कि जो लोगों का मतलब खाना मांगकर खाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जी। वो तो खुद जो है तो डोनेट करने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया, हमारे जो नंबर जाते थे कि भाई सर हम जो है तो बड़ी आपको यानी हमको अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहाँ हमको खाने के लिए खाना नहीं है। रमज़ान का महीना था, लोगों को सहरी का अफ्तार का इंतज़ाम नहीं था, तो हमारी टीम ने वो पूरे लॉकडाउन के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी खाना पहुँचाई है और सरकारी दवाखानों में भी खाना पहुँचाई है। तो ये तो हमारा, और अभी भी, और फिर लॉकडाउन जैसे चले गया तो लेकिन हमारा काम बंद नहीं हुआ और इंशाल्लाह ये काम कभी बंद नहीं होगा। ये कोई ओकेशनल वर्क नहीं है, जैसे लोगों ने बहुत सारा ओकेशनल वर्क भी हुआ है और वो उस वक्त की ज़रूरत भी थी, लेकिन ये रोटी बैंक जो है तो एक मिशन है कि हमारा एक जो है तो उसका हमने लोगो बनाया है कि हमारा एक ही सपना, भूखा ना सोए कोई अपना। जी जी सर, इस काम के लिए जो मैन पावर रहता है बहुत मायने रखता है, तो सर ऐसी क्या चीज़ थी जो लोगों को आपने इस तरफ लेकर आए ऐसे वक्त में कि जब आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है? ऐसी क्या बात थी जो लोग आपसे जुड़े, किस चीज़ पर आपने जोर दिया सर? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारा असल मकसद है वो जो है तो अल्लाह की रज़ा है। मुझे बहुत इस बात की यानी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जुड़ने वाले तमाम साथी, उन तमाम का भी मकसद यही है। और जब इंसान जो है तो एक मकसद को लेकर काम करता है तो फिर उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये हम कम लोग हैं तो ये काम कैसा होगा। हमारे कुछ ही लोग थे, वो खुद लोग जो है तो वो खुद आगे आए। हमारे इसमें कुछ डॉक्टर्स है, कुछ टीचर्स है, कुछ जो है तो व्यापारी लोग हैं, ऐसे सब तमाम लोगों ने वॉलंटरीली इस काम को किया। कोई भी जो है तो इस काम को करने वाला इब्तिदाई टाइम पर नहीं था। हम खुद लोगों ने लिए हैं, खाना गाड़ी पर रखे हैं, खुद तकसीम करने के लिए गए हैं। तो ये है हमारे काम की शुरुआत। और उसके बाद में जब ये काम जो है तो जब बढ़ता गया और फिर हमारा जो है जब कोविड के रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हुए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाकायदा जो है तो एक सेंटर है, वहाँ पर जो खाना शादियों का पूरा बचा हुआ खाना वहाँ पर आता है, जो भी फंक्शन का, और उसके वहाँ पर जो है तो 2 से 2 एम्प्लॉइज़ जो है तो बाकायदा पेमेंट पर काम करते हैं और उन लोगों को जो है तो तनख्वाह भी दी जाती है। वो रोटी बैंक का भी काम करते हैं और दीगर भी हमारे सेंटर से जो बहुत सारे काम चलते हैं वो भी वो लोग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके का एक मैन पावर जुड़ता गया और अब तो ऐसा हो गया है कि जो लोगों के वहाँ से खाना आता है तो कुछ लोग खुद ही खाना लाकर दे देते हैं या फिर हमारी वैन चली जाती है। तो बस इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सेंटर से तकरीबन रोज़ाना 120 से 150 मुस्तहिकीन तक के खाना पहुंचता है। और मैं ये बात यहाँ पे वाजे कर दूं कि खाना बंटता नहीं है, बंटने में और पहुंचाए जाने में बहुत फ़र्क है कि नहीं? यानी आप जो है तो किसी को भी लंगर की तरह हम बांटते नहीं हैं। हम जो है तो जब हमको फ़ोन आते हैं हॉस्पिटल से कि यहाँ खाने की ज़रूरत है, आउट ऑफ अकोला से पेशेंट आते हैं, गरीब पेशेंट रहते हैं, तो वह उनको हम जाकर पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे मुस्तहिकीन के मकानात हमने जो है तो तलाश कर लिया है कि जहाँ पर हम लोग खाना खुद पहुँचाते हैं। जाकर हमने सेंटर के बाहर लिख कर लगा दिया है कि यहाँ से किसी को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उस खाने को हमको सही लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए आपके सेंटर से खाना तकसीम नहीं किया जाता है, आप लोगों को अपने घरों पर खाना ले जाएंगे। क्योंकि हमने इसका तजुर्बा शुरुआत में जब शुरू किया तो उस वक्त देखा हमने, तो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जा रहे थे कि हमको ऐसा लगा कि यहाँ से तकसीम करना मुनासिब नहीं है। हमने फ़ौरन जो है तो डिसीजन लिया और उसको चेंज किया। तो अब जो है तो खाना हम खुद जहाँ ज़रूरत होती है हमको पता चलता है जाके पहुँचाते हैं, ऐसा उसको एक लंगर की तरह तकसीम नहीं करते हैं। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर की वैल्यू हम सबको पता है कि इनके पास कितना कीमती वक्त होता है, तो अपने वक्त में से आप वक्त किस तरीके से इन कामों के लिए निकालते हैं सर? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये तो सभी लोगों के जहन में ये बात है कि इतना वक्त इनके पास आ कैसे जाता है, लेकिन फिर बात वहीं आती है कि इंसान अगर कुछ चीज़ को ठान ले करना तो वक्त तो इंसान के पास बहुत है। आज जो है तो 24 घंटे में से इंसान अगर जो है तो 7 घंटे 8 घंटे अपनी ड्यूटी कर सकता है तो वो 5 टाइम की नमाज़ जिस तरह पढ़ता है, हमारा कहना ये है कि उस तरीके से वो बिला नागा अपने 2-3 घंटे समाजी खिदमत में भी लगाए। तो जब इंसान ठान लेता है कि मुझे वक्त निकालना है तो वक्त निकल जाता है। और ये एक पूरा टीम वर्क है।
क्योंकि ये एक पूरा टीम वर्क है, हमारे तमाम साथी सभी लोग बिजी हैं, सभी लोग जॉब पर हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग अपने औकात को फारिग करके जी एक धुन लगी हुई है सभी लोगों को कि हमको भाई हमारे औकात के अलावा जो काम करना है तो रिकामा टाइम पास नहीं करना है, हमको जो है तो इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ कर। बहुत सारे लोग हमारे इसमें से पूरे सेंटर पर औकात देते हैं उनके, आते हैं और अपने मशगूल शेड्यूल में से वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। जी सर, आगे के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है इन कामों को लेकर? देखिए, प्लानिंग तो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर से फ़िलहाल जो है तो तकरीबन 4-5 बड़े काम चल रहे हैं, जिसमें से एक रोटी बैंक का तस्करा हुआ, इसी तरह जो है तो कपड़ा बैंक है जी, इसी तरह जो है तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा मेडिकल के सेक्टर में हमारे सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, उसको हमने नाम दिया है मेडिकल रिलीफ सेंटर। हाँ, जिसके अंदर से जो है तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मरीज़ परेशान होते हैं, तो हम उन लोगों के पैसा किस तरह उनका दवाखानों में लगने वाले पैसे को कम किया जा सके, उसके ऊपर हमारी पूरी मेहनत है। और इस बात को बताते हुए बड़ी मुझे खुशी भी है कि हमारे अभी पिछले 6 महीने की जो रिपोर्ट आई है मेडिकल रिलीफ सेंटर की, तो जितना मेडिकल रिलीफ सेंटर से लोगों के पैसे को सेव किया गया है वो तकरीबन 73 लाख कुछ हज़ार रुपये है। यानी इतना पैसा हमने जेब से नहीं लगाए हैं, लेकिन हमारे सेंटर से हमने एक डॉक्टर्स का चैनल बनाए हैं। पूरे अकोला के जितने डॉक्टर्स हैं, मैं उन तमाम को भी आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस है, तमाम लोग जो है तो हमारा जब लेटर मेडिकल रिलीफ सेंटर से जब ज़रूरतमंद को हम लेटर दे देते हैं तो उसका 25,000 का काम 15,000 तक, बल्कि उससे भी कम तक वहाँ पर वो होता है। उसी तरह CT स्कैन, MRI, 2D को सोनोग्राफी, जितने भी टेस्ट होते हैं, तो हमारे इवन के मुस्लिम लोगों के अलावा जो हमारे बरादरान वतन हैं, नॉन मुस्लिम लोग भी हमारा इस काम में, क्योंकि सबको मालूम है कि ये सामाजिक संस्था है, तो वो भी उसको वहाँ पे जो है तो हमारे यानी हमारा डिडक्शन ऑफ अमाउंट, ये एक हमारा बहुत बड़ा काम है कि अगर एक बंदे को 1500 रुपये लग रहे हैं किसी काम के लिए, तो जब वो हमारा लेटर ले जाएगा तो उसका काम 800-900 रुपये में हो जाएगा। इस तरह सेव कर करके जो है हमने इसका पूरा डाटा मेंटेन किया। फिर जितनी सरकार की योजनाएं हैं आरोग्य विभाग के अंदर, तो उन सरकार की योजनाओं का लोगों को इल्म नहीं होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर वहाँ पर हॉस्पिटल्स में आपके कॉन्टैक्ट चाहिए, तो चूंकि हम लोग खुद डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त डॉक्टर मुजाहिद साहब ये मेडिकल रिलीफ सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, तो तमाम डॉक्टर से जान पहचान ऑलरेडी है। उस जान पहचान को हमने सही तौर पर यूटिलाइज कर दिया, मेडिकल रिलीफ सेंटर के तौर पर उसको जो है तो हम लोगों ने चला दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को लाखों रुपये का फ़ायदा हमारे इस सेंटर से हो रहा है। तो आपका ये जो काम है सर मदद का, तो ये सिर्फ अकोला शहर के लिए है या इसके आगे भी आपकी मदद जाती है सर? देखिए, जहाँ तक हमारा यहाँ का काम है, फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन के जितने भी शोबे हैं, तो हम फोकियत तो पहले हम प्रॉपर सिटी को ही देते हैं जी। हाँ, क्योंकि हमको जो है तो अपने वहाँ पर ही सिटी में बहुत सारे लोग हैं, और बाहर लोग, हमारा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा NGOs हो, ज़्यादा से ज़्यादा NGOs अपने अपने इलाकों में काम करें जी। तो सभी जगह हमारा काम करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई हमने अगर मेडिकल रिलीफ सेंटर शुरू किया तो हम इसको जो है तो दूसरे ज़िलों में, दूसरे शहरों में भी बताएं जी। जैसे अभी मैं जो है तो जो फोरम से जुड़ा हुआ हूँ, उसके अंदर जो है तो मुझे हेल्थ केयर मिशन का डायरेक्टर बना। हम आपसे वही सवाल करने वाले थे कि सर महाराष्ट्र फ्रॉम NGO जो है, महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO, तो उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी चाहिए थी सर हमें। देखिए, महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम जो है ये एक ग्रुप ऑफ NGOs है जी। जितनी माइनॉरिटी की मुस्लिम संस्थाएं हैं उनको जोड़ने का प्लेटफॉर्म का नाम महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम है। इसके जो है तो संस्थापक अध्यक्ष हमारे पुणे के, जो कि पेशे से इंजीनियर है, जाकिर शिकलकर साहब, उन्होंने जो है तो इस काम को आज से 3 साल पहले शुरू किया था। इसका एक ही मकसद है कि जितनी NGOs हैं उनको किस तरह जो है तो एम्पावर किया जाए, यानी इसका मतलब यह है कि NGOs को पहले खुद कफील बनाया जाए। हमारा कैसे काम होता है कि कोई NGO शुरू होती है, लोगों से पैसे लेती है, फिर कुछ काम होता है, और उसके बाद में फिर जो है तो अगर खुदा न खास्ता फंड आना बंद हो गया लोगों की तरफ से, तो फिर जाहिर सी बात है जब पैसे नहीं रहेंगे तो NGO काम कैसे करेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि NGO को खुद कफील बना दिया जाए, NGO को एक ऐसे लेवल पर लाके खड़ा कर दिया जाए कि NGO जो है तो हमेशा फॉरएवर लोगों के जो है तो मदद का काम कर सके। तो ये इसका जो है तो मेन मकसद है, और इसके अंदर
हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ से जो है तो गवर्नमेंट की योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाता है जी। ये एक ज़रिया है। उसके बाद में वक्फ के डेवलपमेंट फोरम है, ह्यूमन एम्पावरमेंट है, और जो है तो बहुत सारे ऐसे 15 मिशंस हैं इसके MMNF के 15 मिशंस हैं। वो 15 मिशंस पर 15 डायरेक्टर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। और इसका एक मकसद ये है कि जितनी NGOs काम करती है तमाम NGOs की अच्छी बातों को ले लिया जाए जी। और उसको लेकर जो है तो उसको मौसर तरीके से पूरे महाराष्ट्र में कैसा किया जाए जी। वो काम जो है तो ये फोरम करता है। सर आपकी जो फ्लाइंस कलर एजुकेशन की जो पूरी सोसाइटी है जी, तो इसमें कितने लोग हैं सर? आप लोग कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? कितना पावर है आपका, मैन पावर? देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि जिस तरह काम चलता है तो लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर होंगे और बहुत बड़ी टीम वर्क हो गई, जबकि ऐसी बात नहीं है। जी। हमारे रजिस्टर्ड मेम्बरान तो 11 ही हैं। अच्छा। उसमें से भी जो है तो जो एक्टिव मेम्बरान हैं जी। वो 50% है। 50% रहते हैं। और लेकिन हमारे ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड मेंबर ही काम करें। हमारे साथ में अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी को ऑफिशियल रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो लोग भी हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं। और जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के जहन में कोई ये बात नहीं है कि मैं इसका रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ तो मैं जो है तो इस काम को नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारा मकसद है वो कोई ये नहीं है। मकसद तो जो है तो जो अल्लाह के लिए काम करना है। तो हमारे पास में ऐसा समझ लीजिए आप कि इस वक्त जो मुतहर्रिक लोग हैं वो मुश्किल से जो है तो 8-9 लोग हैं। जी। हाँ, ये एक बड़ी सस्पेंसिव बात है कि इतना बड़ा काम अल्लाह चला रहा है, लेकिन इसको करने वाले जो है तो 8-9 ही लोग हैं। और जो है तो उसके बाद में हमने जो सेंटर पे हमारे कुछ लोग वॉलंटरीली आकर खिदमत करते हैं, तो ऐसे सब मिलाकर 10-1 लोगों की ये टीम है। जी। जी सर अभी जो वक्त गया है अपना कोरोना का, तो इस वक्त में आपने किन लोगों की मदद की है सर? एक तो रोटी बैंक के ज़रिए जैसे मैंने आपको बताया वो काम चला, उसी के साथ साथ जो है तो मेडिकल रिलीफ के ज़रिए बहुत से लोगों को CT स्कैन निकालना था, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे कोविड के अंदर, तो वो हुआ। उसके बाद में जो है तो हमारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद मोतियाबिंद के ऑपरेशन हमारी संस्था ने करवाई है। और इसी के साथ साथ जो यानी कोविड का जो पीरियड है, कोविड के पीरियड के अंदर जिस टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे तो उस वक्त तो हमारा रोटी बैंक का ही काम जो है तो ज़्यादातर चल रहा है। लेकिन जब तक ये रेस्ट्रिक्शन जो है तो अब जब ये ख़त्म हो गए हैं तो कपड़ा बैंक से जो है तो कपड़ा बैंक का भी कंसेप्ट ये है कि आपके घर में जो अच्छा कपड़ा है जी, लेडीज़ 6-8 महीने पहनती है, उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय ना करते हुए आप वो कपड़ा हमारे सेंटर पे पहुंचा दे। इसे कहते हैं लोगों की मदद लोगों से, लोगों की मदद कि आपके वहाँ से जो है तो कपड़ा आया और जो है तो ये हमारे सेंटर के माध्यम से मुस्तहिकीन तक पहुँच गया। तो इसी तरीके से जो है तो हज़ारों कपड़े तकसीम हो चुके। जी। रमज़ान के अंदर जो है तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई भी चीज़ दे दी जाती है तो सही जगह इस्तेमाल हो जाती है। तो हमको जो है तो जूते चप्पल के शोरूम वालों ने फ़ोन करके कि हमारे पास में डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि अच्छे जूते चप्पल थे, वो लोगों ने फ़ोन किया और हमने जो है तो वहाँ से कलेक्ट किया और हमारी जो राशन किट वगैरह तकसीम हो रही थी तो उसके अंदर वो जूते चप्पल भी नए वो भी तकसीम किए। तो अभी ये सेंटर एक ऐसा बन गया है कि यहाँ पर जो है तो लोगों की मदद लोगों से, कपड़ा आएगा कपड़ा जाएगा, खाना फंक्शन में आएगा मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा। इसी तरह जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जी जी, है ना, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे अपने व्हील चेयर हो गई है और आपका जो है तो वॉकर हो गया है, एयर बेड होता है, ये भी कई लोग जो है तो लाकर दे देते हैं, हम वो उनको मुस्तहिकीन तक पहुंचा देते हैं। अभी तो कुछ लोगों ने एक 50-70 हज़ार रुपये की जो बुक्स होती है नीट JEE की, तो वो जो है तो बुक्स लाकर दिए, हमने वो मुस्तहिकीन तक के वो बुक्स को भी पहुंचा दिया। सर ये जैसा आपका जो काम है रोटी बैंक, कपड़ा बैंक और रिलीफ सेंटर, सारे काम आप करते हैं, तो सारे कामों को सारे काम करते करते लोगों के जहन में एक सवाल ये भी आता है सर कि क्या आप आगे पॉलिटिक्स में आएंगे? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सवाल आपने मुझसे जो है तो इस ज़रिए से कर लिया। देखिए हमको पॉलिटिक्स से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स जो है सियासत दीन का एक शोबा है, पहली बात। और सियासत को अगर सही तरीके से किया जाए तो वो आपके लिए सवाब का ज़रिया भी बनता है। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल मामला है तो मैं मुझे जो लोग जानते हैं पहचानते हैं मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जो है तो ना मैं ना मेरे
पुरखे जिन्हें कहते हैं, उनका भी जो है तो पॉलिटिक्स से कभी कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा और हमारी फैमिली में भी किसी का कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं अभी बेसिकली जो बोल रहा हूँ मैं, तो मैं भी जो है तो पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा फ़िलहाल भी नहीं रखता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी नहीं रखूँगा। लेकिन उसका मकसद ये कतई नहीं है कि हमको पॉलिटिक्स से कोई इख्तिलाफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सलाहियत दी है, हमारे वहाँ पे आकोला में माशाल्लाह जो पॉलिटिकल लोग जितने काम कर रहे हैं, हम सभी लोगों के साथ हैं। तो सर इसका मतलब हमने क्या समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में आप पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, आप तो बिल्कुल ही मतलब मत समझो कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा जी। और मैं यहाँ से वो लोगों की शुबात भी दूर करना चाहता हूँ जो आपके इस चैनल को देख रहे हैं, यहाँ ही नहीं इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे कि हमारा कोई भी इरादा, क्योंकि देखिए समाजी खिदमत, इंसानियत की जो खिदमत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम करते करते पॉलिटिक्स में आया जाए। ना ही जो है तो पॉलिटिक्स की कोई ऐसी ज़रूरत है कि उसके अंदर समाजी खिदमत करना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स तो कोई भी कर सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म सोशल है। जी। कभी ऐसा वक्त आए इलेक्शन में किसी पार्टी को अगर सपोर्ट करने का मौका है तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, जहाँ ये अच्छा सवाल किया आपने कि जहाँ तक पार्टी को सपोर्ट करने का मामला आया, तो मैंने जैसे कहा कि बहैसियत मोमिन सियासी शऊर जो है तो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सियासी शऊर जो होगा, जाहिर सी बात है उस सियासी शऊर की मुनासिबत से हमारे शहर के बड़े, हमारे शहर का माहौल और हमारे शहर का फ़ायदा, हमारे जनता का फ़ायदा जिस पार्टी में जाने में होगा, यकीनन तौर पे हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जी। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी चाहिए थी। जी, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर है असल में, MDC जिसे कहते हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर ये एक ऐसा छोटा सा एक सेंटर बना दिया गया है कि जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों को पहुंचाना एक सोशल प्लेटफॉर्म से उस काम को किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज़ के लिए भी होती है और ओपन लोगों के लिए भी होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन स्कीम्स को लोगों तक कैसा पहुंचाया जाए। अगर आज किसी के जहन में ये आता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या मेरी बच्ची है, मैं मज़दूर हूँ, तो इसकी बच्ची की शादी होगी, तो क्या इसके लिए कोई स्कीम है, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये तमाम मालूमात का एक मरकज़, इसका नाम दिया गया है माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर, के अल्पसंख्यक विभाग से जितनी भी आने वाली योजनाएं हैं उसको लोगों में एक तो अवेयर किया जाए। जैसे बहुत सारी जो है तो जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है, तो हमारे अलग अलग हम पॉम्पलेट चलाते हैं कि भाई ये योजना का लाभ उठाओ, ये तो ये हो गया एक अवेयरनेस। और अवेयरनेस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उस काम को करके भी देना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर ये महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम जो मैंने आपको कहा हूँ, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है। हम लोग ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के ज़िले में ताल्लुका प्लेसेस पर भी मुख्तलिफ NGOs ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर को खोले। अभी जैसे हमारा ये सेंटर पहला कराड़ का सक्सेस हुआ, तो आपको यकीन नहीं होगा कि कराड़ का हमारा माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर से 3.25 करोड़ रुपये का ऐसा फंड लोगों को मिला है जो कि गवर्नमेंट के पास में वो फंड उनके लिए था, लेकिन लोगों को मालूमात ना होने की वजह से लोग वो स्कीम से दूर थे। तो हमारे सेंटर सिर्फ ये काम करता है कि स्कीम्स का फ़ायदा लोगों को पहुंचा दे। तो 3.25 करोड़ रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराड़ से हमारे इरफान भाई है वो उसको चलाते हैं, उसको जो है तो फ़ायदा मिला है। तो मैं यहाँ पे जितनी NGOs को भी ये अपील करूँगा कि आप माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर शुरू करें। उसको कैसे शुरू करना है, वहाँ पर ऑपरेटर को कैसे ट्रेनिंग देना है और वहाँ पर कैसी वो यानी योजनाओं का लोगों को लाभ पहुँचाना है, उसकी इंशाल्लाह पूरी ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप जो है तो उस काम को करें। अल्पसंख्यक समाज के लिए आपको प्रशासन से किन किन चीज़ों की मांग है सर? देखिए, अल्पसंख्यक जो समाज है जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी वन ऑफ द कम्युनिटी है, इसी तरह जो है तो क्रिश्चियन हैं, SC समाज के लोग हैं, बौद्ध हैं, जैन लोग हैं, ऐसे 6 प्रकार के जो लोग इसके अंदर आते हैं। इनका जो रेशो है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, वो जो है तो तकरीबन इनकी आबादी जो पिछले सेंसस में आई थी वो 1.25 करोड़ की है। अब अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय जो है जो फंड घोषित करता है, जैसे तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है तो फंड घोषित किया जाता, तो पहली मांग तो हमारी ये है मुख्यमंत्री साहब से, वो ये है कि अल्पसंख्यक विकास का जो फंड है उसको जो है तो बढ़ा दिया जाए। वो फंड इतना कम है कि अगर उसको लोगों की आबादी के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो आपको हंसी आएगी, 4 या 5 रुपये प्रति व्यक्ति
जी। वो फंड है, बहुत कम होता है। 3 से 4 महीने पहले हमने RTI से मालूमात निकाले थे जी। तो वो फंड का यूटिलाइजेशन जो है जी। तो सिर्फ 35 या 37% जी। उस फंड का यूटिलाइजेशन हुआ। बिल्कुल। तो एक तो फंड ही कम है, दूसरी चीज़ क्या उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जी। वो पैसा हमारे करोड़ों रुपये हमारे लिए आता है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, लेकिन वो वापस चले जाता है। अब इसमें 2 बातें हैं। जी। प्रशासन से हमारी मांग ये है कि आपने इसकी जन जागरूकता जिस तरीके से करना चाहिए था, जी। जो आपके अल्पसंख्यक अधिकारी जो है तो यहाँ पे नियुक्त होना चाहिए था, जी। जिस तरीके से इसका जो है तो प्रधानमंत्री 15 कलमी जो कार्यक्रम है जी। इसका नियोजन ज़िले ज़िले में किया जाना चाहिए था, वो जो है तो प्रशासन उतने लेवल पर उसको नहीं कर पा रही है। जी। तो वो उतने लेवल पर उस काम को करे, जी। ये हमारी पहली प्रशासन से मांग है। अल्पसंख्यक विकास का जो फंड है जी। उसके बजट को जो है तो कम से कम जो है तो 1000 करोड़ किया जाए, जी। ये हमारी जो है तो दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हर ज़िले में जो है तो अल्पसंख्यक विकास नियंत्रण समिति होती है। जी। जो आघाड़ी सरकारी जब से आई है तो वो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी बॉडी जो होती है अल्पसंख्यक विकास समिति, जी। उसका जो है तो उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। वो समिति का काम क्या होता है कि अल्पसंख्यक की योजनाओं को, अल्पसंख्यक के फंड को ज़िले के अंदर डिस्पर्स किया जाए। जब वो समिति ही नहीं है ज़िलों के अंदर तो फिर अल्पसंख्यक को आने वाला फंड कैसे डिस्पर्स होगा। तो हमारी एक तीसरी डिमांड ये है कि उन समितियों का जल्द से जल्द गठन किया जाए। चौथी हमारी डिमांड ये है कि उस समिति के गठन के लिए ज़िला अधिकारी को होलसेल अथॉरिटी बनाई जाए कि ज़िला अधिकारी उस समिति का फॉर्मेशन कर सके। पांचवी हमारी डिमांड ये है कि जैसे हर डिपार्टमेंट का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट होता है, जी। है कि नहीं, तो उसी तरह जो है तो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए कि अगर माइनॉरिटी के लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है और वो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर कलेक्टर ऑफिस में हो, तो वो जो है तो वहाँ जाकर उससे जो है तो बात कर सके। वैसी बहुत सारी यानी वक्त कम है, इतनी सारी डिमांड्स है अल्पसंख्यक समाज को लेकर, तो हम लोग जो है हमारा जो फोरम भी जो है उसको ऊपर तक के नवाब मलिक साहब तक के जो है हमने वो डिमांड्स को पहुँचाया है। और अभी आपने देखा होगा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस था, उस वक्त भी जो है तो कलेक्टर मैडम और RDC संजय खड़से सर वगैरह हमारे प्रोग्राम में भी आए थे। कलेक्टर ऑफिस में भी उन्होंने हमको बुलाया था, वहाँ पर भी हमने डिमांड रखी है। जहाँ तक अकोला प्रशासन का सवाल है तो मैं जो है ख़ासतौर से अकोला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस वक्त अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को अच्छे लेवल पर मनाया भी है। और उसके बाद में अल्पसंख्यक कल्याण समिति जो जैसी भी है अपने अकोला में इस वक्त बनी हुई, उसका अड़ावा की बैठक खड़से सर ने, RDC सर ने लिए हैं। और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि अल्पसंख्यक के विकास के लिए जिला प्रशासन भी जो है तो सतर्क रहे और आगे का जो हमारा पूरी जो सरकार है वो भी इसके अंदर जो है तो अपना पूरा योगदान देंगी। सर, आपके पास में एक बड़ा अनुभव है और एक बेहतर अनुभव है, तो और जो दूसरे NGOs है हमारे शहर में, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि वो अपने काम को और किस तरीके से बेहतर करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं जहाँ तक अकोला की सोशल NGOs का सवाल है तो मैं इससे पहले भी कई बार, और मैं पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम के ज़रिए जाना हो रहा है, मैं जगह जगह ये बात को बोलता हूँ। अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे फ़ख्र है अकोला की सोशल NGOs पर। अल्हम्दुलिल्लाह अकोला के अंदर बहुत एक्टिव लोग रहते हैं। अकोला की दीनी जमातों से लेकर जितनी भी सोशल NGOs हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने काम की मुनासिबत से पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह पहचानी जाती है। अब रही बात जो है तो मैसेज देने की, तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग NGOs चला रहे हैं तो आज का वक्त ऐसा है कि हम जो है तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन रखें। NGOs का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जहन से हम इस बात को निकाल दें कि हम लोगों का चंदा लेते हुए ही जो है तो संस्था को चला सकते हैं। संस्था को चलाने के 2 माध्यम होते हैं, एक जो है तो कम्युनिटी से फंड लेना और एक जो है तो गवर्नमेंट से लेना, क्योंकि गवर्नमेंट का ये सपोर्ट करती है जो NGO होती है। अब गवर्नमेंट से आप पूछेंगे कि कैसे फंड लेना, तो उसके लिए जो है तो सबसे पहले आप प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, आपके पूरे ऑडिट रिटर्न्स 12A ATG सर्टिफिकेट जो है तो आप जो है तो बना के रखिए। और उसके बाद में फिर मज़ीद तफसीलात है, जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। तो एक तो ये है कि NGOs चलाने वाले लोग इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि होता यह है कि हम सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन जब मामला आता है किसी स्कीम का फ़ायदा जो गवर्नमेंट को, जो NGO को मिलेगी, तो फिर हम लोगों को हाँ ऑफिस पे तो डॉक्यूमेंट ही चलते हैं ना। तो एक तो ये है यानी टेक्निकल बात। दूसरी चीज़ ये है कि NGOs में काम करने वाले जो लोग हैं वो जो है तो सिर्फ इंसानियत की खिदमत जो
अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग कर भी रहे हैं, जी वही रखे। इसके अंदर किसी भी किस्म का मसलकी तफरीका आप लोग ना लाएं। जी आज जो है हमारे अंदर अल्कोहल में तो कम है, लेकिन उम्मत में एक बड़ी बीमारी है जी कि जगह जगह पर जो है तो मसलकी तजाद आता है। तो हमको जो है तो तमाम दीनी जमातें हमारी है, जी हम सबके हैं। हमने समाजी खिदमत के लिए एनजीओ शुरू किया है। हम सिर्फ यहाँ से समाजी खिदमत करेंगे। आप लोग पर्सनल तौर पे आपके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जो है तो नॉन पॉलिटिकल, जो मेरा जुमला है, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस, जी ये बनकर हम काम करें जी जी और इंसानियत के लिए काम करें। अपने जहन को खोलकर काम करें। सिर्फ मुसलमानों के लिए काम ना करें, जी बरादरान वतन के लिए भी काम करें। ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने डाला है। तो ये मेरी एनजीओस को 2-3 मशवरे हैं। जी जी। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल को वक्त दिया, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी, मैं भी ख़ासतौर से हमारे दोस्त अकोला 24 न्यूज़ के संपादक इमरान भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पे आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये चैनल जो माशाल्लाह चल रहा है, तो मैं तमाम अकोला वासियों से, अकोला की ज़िला के लोगों से इस बात का जो है तो आह्वान भी करता हूँ कि इस चैनल का जो सेटअप है, जो चैनल चला रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है जी। आप लोग जो है तो आएँ यहाँ, इनके काम को देखें, इनको फाइनेंशियल जितनी मदद कर सकते हैं आप लोग इनको करें, क्योंकि हमारी आवाज़ लोगों तक और प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने का मीडिया ही एक माध्यम है। जी। तो मेरा जो है तो अपील है ख़ासतौर से अकोला 24 न्यूज़ के लिए कि जो है तो लोग जो है तो इनकी पूरी टीम को जैसे भी हो आप इनका जो है तो ताउन करें और जो है तो इनका साथ दें। शुक्रिया जी। तो ये थे डॉक्टर ज़ुबैर नदीम सर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को हमारे सामने रखा। फिर अगली मुलाकात करते हैं किसी नई शख्सियत के साथ।